पिछले वीडियो में हमने भक्ति मूवमेंट को कवर करा था। हमने देखा कि 2018 में लास्ट टाइम यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था और सूफी मूवमेंट तो 2014 में पूछा है। तो इसीलिए चांसेस है कि अब तो 10-12 साल हो गए, क्या पता यूपीएससी पूछ ले। तो ठीक है, सूफिज्म की कोर को देखते हैं। सूफिज्म ये कहती है कि सूफिज्म एम्फेसाइजेज ऑन लव बिटवीन गॉड एंड मैन। ठीक है। इट सीकिंग डायरेक्ट कनेक्शन थ्रू हार्ट की प्यूरिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो ये कहते हैं कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, जैसे अल्लाहू अल्लाहू ऐसे बोलना है, जैसे है ना, rather देन जस्ट रीडिंग कुरान। अब आप कहोगे कि ये इंडिया में क्यों फेमस होगा? क्योंकि भाई कुरान तो अरबी में लिखी है ना, और कितने परसेंट इंडियंस को अरबी आती है? बहुत कम को आती थी। तो ये एक इस्लाम के अंदर ये एक ईजियर वे ऑफ रीचिंग अल्लाह या रीचिंग गॉड लेकर आए। ठीक है। सूफिज्म में क्या होता है? सूफिज्म में ऑफ कोर्स सबसे ऊपर तो अल्लाह होगा। इसके बाद इनके बीच में होते हैं पीर, और इनके साथ जो हम लोग होंगे नॉर्मल, वो होंगे मुर्शिद या मुरीद, सॉरी, मुरीद। ठीक है, कहते हैं ना हम तो आपके मुरीद हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हम तो आपके, है ना, तो गलत जगह बोलते हैं, बट ठीक है। तो ये मुरीद हो गया, ये पीर हो गए। ठीक है, मुरीद मतलब वो जो कि अल्लाह की तरफ जा रहा है। पीर कौन है? पीर वो है जो कि अल्लाह के थोड़ा करीब पहुंच चुका है। और पीर का काम होता है मुरीद को गाइड करना। ठीक है, तो ये बेसिकली कह लो कि ये टीचर हैं या गुरु हैं बेसिकली। तो जो मुरीद होता है वो बहुत सारे मकामों, जैसे ना भाई एक जीवन में एक मकाम आपने हासिल कर लिया, तो वो मकामत करके देखो, यहाँ पे लिखा है मकामत। कि जो मुरीद होता है, मतलब जो इंसान नॉर्मल स्पिरिचुअल आदमी होता है, वो अलग अलग मकामत तक पहुंचता है और पीर उसका हाथ पकड़ के उसे वहां तक लेके जाता है। तो ये बेसिकली है। और पीर और मुरीद दुनिया से कट के कहाँ पे रहेंगे? खानका में रहेंगे। खान कहाँ में रहेंगे? ठीक है, खानका में रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होता था? जो पीर होते थे वो मर जाते थे। जब वो मर जाएंगे तो क्या होगा? अब फिर इस पीर की क्या बन जाएगी? मज़ार बन जाएगी। ठीक है, मज़ार बन जाएगी इस पीर की, मज़ार बन जाएगी। और इस पीर की मज़ार के पास में जो इसके मुरीद हैं, वो बेसिकली अल्लाह की बातें करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे और कव्वाली ये सारी चीज़ें करेंगे, ताकि कव्वाली या ये सारे इवेंट्स करेंगे, जैसे भजन कीर्तन होता है वैसे उनका कव्वाली होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कव्वाली, है ना? कव्वाली एक तरीका है अल्लाह का बखान या फिर उनका, उनको याद करने के लिए। और जब कव्वाली करते हैं तो उसके बीच उसमें समा बांधने की उसके साथ साथ समा बांधने की कोशिश करते हैं। जैसे जोधा अकबर में देखा है, वो अकबर उठ के नाचने लग जाता है उनके साथ, वो सूफीज के साथ। तो बेसिकली क्या हुआ? समा बंध गया। ठीक है। तो जो वहाँ पर क्या होता है, एक इंटरनल स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट आती है, ऐसा लगता है कि हमें भगवान के पास हम पहुँच गए। ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा बोलेंगी, rather than ये, मतलब ये बोलेंगे कि आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा रिलाई करो। क्या तुम्हें फील हो रहा है कि तुम अल्लाह के करीब हो? जैसे होता है ना, कभी कभी भजन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आंखों में से आंसू आने लगते हैं कुछ लोगों के, मतलब वो अल्लाह के पास पहुंच गए। तो वैसे ही यहाँ पे भी गाने, टोन और वो जो सोसाइटल कलेक्टिव एनर्जी है, उसके थ्रू भी सेम फीलिंग को लाने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो पीर होते थे वो बहुत सारे मिरेकल्स भी करते थे। जैसे कोई लोग कह देते हैं कि साईं बाबा मुस्लिम थे, है ना? फिर ऐसे करके कबीर दास जी को कह देते हैं कुछ लोग मुस्लिम थे, क्योंकि वो मिरेकल्स करते थे, समथिंग समथिंग ऑन दैट लाइन। कि जो पीर होते थे, कहा जाता था कि इनके पास मिरेकलस पावर होती है। तो इसीलिए अब कुछ फेक ऐसे पीर बन गए हैं जो कि मतलब ऐसे झाड़ फूक करने लग जाएंगे, है ना? तो ब्लैक मैजिक ये सब आ गया। लेकिन ये वाले पीर मिरेकल्स क्यों करते थे? ये करते थे ताकि लोगों को या फिर जो इनके मुरीद हैं, इनको विश्वास हो कि मतलब अल्लाह के साथ वो जुड़े हैं और वो भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो मतलब अब पता नहीं करते थे, नहीं करते थे, हम तो ऐसे ही लिखेंगे ना कि मिरेकल करते थे। एनहांस देयर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, है ना? इट पीर्स मिरेकल एनहांस देयर स्पिरिचुअल अथॉरिटी सीन एज डिवाइन साइन। जैसे कि आप उनके पास जाओ, सांप ने काटा है वो ठीक कर देते थे, किसी को स्मॉल पॉक्स हो गए तो ऐसे मतलब हाथ लगाया वो ठीक हो गया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आगे चलते हैं। सूफिज्म जो है फिर वो स्प्रेड होना शुरू होता है। आज का ईरान वाला एरिया, इजिप्ट, सीरिया, है ना, और इराक, ये पूरे एरिया में सूफिज्म एक समय में फैला हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है? सूफिज्म के अंदर अलग अलग ऑर्डर आने लगते हैं। कैसा ऑर्डर? एक है बशरा ऑर्डर। ठीक है, बशरा या फिर बसहारा ऑर्डर। चलो मैं बशरा कहता हूँ। कि बशरा ऑर्डर आया तो बशरा और ऑर्डर कहता है कि ये सब नाचना गाना बंद करो, इस्लाम में वर्जित है, प्रॉपर शरिया को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये था पूरा का पूरा जो मिडल ईस्ट आज का है वहाँ पर। भारत की तरफ जो फैला वो था बेसरा ऑर्डर। और इसीलिए मुझे नहीं पता, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बेशरम वर्ड है वो भी यहीं से निकला है। ठीक है, तो बेशरा ऑर्डर था। तो बेशरा क्या थे? ये वॉन्डरिंग मंक थे।
मतलब ऐसे कि इधर-उधर घूमते रहेंगे, है ना? वॉन्डरिंग मंक थे, पूरी दुनिया में घूमते रहते थे और इनको इसी ऑर्डर को मस्त कलंदर कहते थे कि मतलब इनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने में ही मस्त है ना? दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, है ना? ऐसी बातें तो होती हैं। तो ये जो बेसरा थे, ये बहुत ही ज़्यादा लिबरल थे। तो ये ऐसे लिबरल आपको कहाँ पे दिखते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में जो निज़ामुद्दीन औलिया है, वहाँ पे हर कोई चादर चढ़ाने जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, आपको हर कोई वहाँ पे दिख जाएगा क्योंकि वो वहाँ के कल्चर का पार्ट बन गए, क्योंकि उनकी जनरेशन्स वहाँ पे चादर चढ़ाने जा रही हैं, क्योंकि जो सूफीज़ थे वो बहुत अल्ट्रा लिबरल थे, है ना? वहाँ पे कुछ सूफीज़ लिबरल थे, कुछ नहीं थे। कुछ जो थे वो पसंद करते थे कि हम स्टेट में पार्टिसिपेट करें, स्टेट को हम गाइड करें, ठीक है? जैसे मुझे याद आ रहा है क्या नाम था उनका? उनके डिसाइपल का नाम तो याद आ रहा है, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, बट ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो मतलब वो तो इंटरफेयर करते थे मतलब, लेकिन चलो ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सलीम सलीम चिश्ती, है ना? तो सलीम चिश्ती ने हमेशा ये मेंटेन किया कि वो राजशाही इन सब से दूर रहेंगे, तो वो दिल्ली में भी नहीं रुकते थे। उन्होंने अपना जो गढ़ बनाया उसे अजमेर को बनाया, है ना? अजमेर को अपना गढ़ बनाया जो कि दिल्ली से दूर है, राइट? तो अब हम क्या देखेंगे, भारत के अंदर बहुत सारे सिलसिले निकले। सिलसिले क्या है? जैसे आप देखो, कहते नहीं है कि अगर मैं मतलब उसमें किस में एग्जांपल लें, अम, जैसे मतलब मान लीजिए कि एक एक मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि मैं अद्वैत की अद्वैत की फ़िलॉसफ़ी फ़ॉलो करता हूँ। तो वो शंकराचार्य जी के प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो कर रहा है। मैं वो कोई कहे कि मैं विशिष्ट अद्वैत को फ़ॉलो करता हूँ, है ना? तो हम कहेंगे कि ये रामानुजाचार्य के प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो कर रहा है ना? तो मेन जो बॉस है वो कौन है? शंकराचार्य जी रहेंगे। तो वैसे ही सिलसिला है कि अगर कोई इस सिलसिले में जुड़ गया, है ना? सिलसिले से जुड़ गया तो इसका मतलब है कि वो अपनी जीनियोलॉजी ट्रेस करता है चिश्ती से, ठीक है? मतलब जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे उनसे ही अपनी जीनियोलॉजी ट्रेस करते हैं। तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये बैटल ऑफ तराइन जब मोहम्मद गौरी 1192 में इन्होंने हराया, किनको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। तो फिर वहाँ से हम देखते हैं कि साथ-साथ में क्या होगा। भाई ये गंदा आदमी था मोहम्मद गौरी। ये ये बोलता, ये इसको लूटना था इंडिया को, तो वहाँ के लोगों को चढ़ा दिया। बोलता है कि हम करने जा रहे हैं जिहाद। तो अब जिहाद कर दिया तो वो डोज़ तो दे दिया इसने धर्म का। तो फिर किसी धार्मिक इंसान को लाना पड़ेगा, तो ये इन्होंने इनवाइट करा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले रीजन में बस गए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई आप प्रेम को, टॉलरेंस को और स्पिरिचुअल डिवोशन पे ध्यान दो, है ना? इन्होंने कहा कि तुम खुद खुद अल्लाह से मिलने की कोशिश करो, खुद अल्लाह की इबादत करो। इन्होंने कहा कि मतलब और इनके यहाँ पे डाइवर्स रिलीजन से जो लोग थे वो आते थे। इन्होंने कहा कि थोड़ी सिंपल लिविंग रखो, ह्यूमिलिटी रखो अपने एक्शंस में, है ना? तो ये ऐसी बातें करते थे। अब अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि मेंशन फ्रेंडली रिलेशंस विद द हिंदूज एंड द जैन योगीज, टीचिंग्स प्रेजेंटेड इन सिंपल लैंग्वेजेस। देखा, जो आदमी टॉलरेंट रहता है उसे सब दुनिया याद रखती है ना? वी हैव, तो इसीलिए जैसे सब हम अशोका को ग्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि टॉलरेंट था। अकबर को ग्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि टॉलरेंट था, है ना? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टॉलरेंट नहीं हो तो कोशिश करो होने की, है ना? कुछ नहीं रखा है, सब हम सब एक हैं। चलिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, प्रोमिनेंट फिगर कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी सेटल्ड इन दिल्ली। कुतुब मीनार वॉज डेडिकेटेड डेडिकेटेड कुतुब मीनार डेडिकेटेड बाय इल्तुतमिश, की बेसिकली कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी जो है, इनको जो है वो कुतुब मीनार डेडिकेटेड थी। बाबा फरीद थे, ये पंजाब में। तो आप देखोगे कि पंजाब में मतलब जैसे मुझे पता है कि जैसे मेरे रिलेटिव्स भी हैं, उनके घर में बाबा फरीद की फ़ोटो लगी हुई है ना? जबकि वो सिख हैं। तो देख लो ऐसा भी होता है। फिर उसके मैं भी शॉक हो गया, मैंने बोला अरे! ये मुस्लिम फिगर यहाँ क्या कर रही है? तो फिर देन आई रियलाइज़्ड कि वो पीर थे, तो वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस था, है ना? जहाँ की मतलब वो उनके जहाँ से वो उनके एंसेस्टर्स होंगे, तो वो उस एरिया के होंगे, है ना? चलिए, यहाँ पे लिखा है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में है। फिर आमिर खुसरो थे। आमिर खुसरो तो बस डिसाइपल है निज़ामुद्दीन के, ठीक है। आगे चलते हैं, सूरावर्दी सिलसिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्लोज टाइज रखे स्टेट के साथ और एक्सेप्टेड गवर्नमेंट पोस्ट एंड गिफ्ट्स एंड जागीर्स, है ना? तो देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला चिश्ती सिलसिला था, ये कहता था हमको मतलब वो कहते थे कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इनका स्पीयर अलग अलग है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, हम यहाँ पे अल्लाह की इबादत करने आए। ये जो थे शूरावर्दी सिलसिला, इन लोगों ने
जो सरकारी पोस्ट थी उनको एक्सेप्ट करा। उन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने ये बेसिकली थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब पुराने, वो मतलब पुराने ख्यालात के थे। और उन्होंने मतलब बेसिकली सीधा कह दिया कि चिश्ती जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, वो व्हाट डू यू से, चिश्ती जो है वो धर्म से भटक चुके हैं, है ना, कि वो भी क्या कहते हैं थोड़े से काफिर होते जा रहे हैं, ऐसी बातें करते थे। सूरावर्दी सिलसिला। इसीलिए यूपीएससी पूछेगा भी नहीं, यूपीएससी को चाहिए कि सिंपल सिंपल चीज़ें पूछ ले। तो वो पूछ लेगी तो वो सलीम चिश्ती या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती इन सब के बारे में पूछ लेगी, तो आपके पास काफ़ी वो हो जाएगा ना, काफ़ी हो जाएगा। बाबा फरीद के बारे में लिख देना, पहला तो ये। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन बख्तियार, कि ये भी चिश्ती सिलसिले के थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया। बस 3 एग्ज़ाम्पल ये लिख दिए, अपना काम हो गया। बाकी नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये भी है नक्शबंदी, तो ये बांधने की बात करेंगे किसमें? ये भी कहते थे कि स्ट्रिक्ट शरीयत ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए, ठीक है। एंड रिजेक्टेड बिद्दत। बिद्दत मतलब इनोवेशन नहीं करनी है, ठीक है, कोई इनोवेशन नहीं करनी है। इन्होंने कहा कि ये नाचना गाना सब बंद करो। और ये टूम्ब पिलग्रिमेज मतलब किसी पीर के मज़ार पे नहीं जाना, हमारा एक ही खुदा है, वो रहता है इस तरफ, क्या कहते हैं उन्हें, मदीने में रहता है ना, कि मतलब मदीने की तरफ जाना है तो जाओ, ये सब में मत जाओ। और ये कहते थे कि मतलब दे अपोज्ड हिंदू इंटरैक्शंस, अकबर्स लिबरल पॉलिसीज एंड रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। तो इसीलिए अकबर महान है भाई, है ना। अकबर की ग्रेटनेस इस चीज़ में कि भाई वो मतलब बोल देता था इनको कि बेटा जो तुम्हारा काम है वो करो, मेरे पॉलिटिकल स्पीयर में तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, है ना। सो दैट इज ग्रेट, दैट इज हिज ग्रेटनेस, कि मतलब वो इंसान जो कि इस ऐसे, मतलब अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ उसके पास इतनी समझ आ रही है ना? उसके पास वो समझ डेवलप हो रही है कि जैसे अब हम सेक्युलर क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास सेक्युलर वैल्यूज़ हैं। लेकिन वो जिस एरिया में, जिस रीजन, जैसे वो जैसी उसकी सोशलाइज़ेशन हो रही है, ठीक है, सेमी सेक्युलर है, राजपूत इन्फ्लुएंस है, बट डिस्पाइट बिकमिंग अ किंग, जिसको कि अपने रूल को जस्टिफाई या लेजिटिमाइज़ कराना है फ्रॉम द मुस्लिम मुस्लिम लीडर्स या इस्लामिक लीडर्स, स्टिल ही इज सेइंग कि जो मेरे को ठीक लगता है मैं वो करूँगा, है ना? तो वो चीज़। आगे देखते हैं, कादरी सिलसिलास देख लेते हैं, है ना? चलिए, कादरी सिलसिलास क्या है? शेख अब्दुल कादिर गिलानी, इन्होंने स्टार्ट करा। इन्होंने कहा कि एडवोकेटेड वजाहत उल अल वजूद, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। इसी के साथ साथ एक और था वजाहत अल शहूद, ये भी इन्होंने कहा था। बट ठीक है, हमको क्या वजूद समझ रहे हैं? वो कहते हैं ना, तेरा क्या वजूद है, मेरा क्या वजूद है, कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, तो वजाहत अल वजूद मतलब यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हम सब जो हैं, है ना, मतलब बेसिकली हम सब जो है ना, कि मतलब हम सब उसी का पार्ट हैं, ऐसे ये कहते थे कि मतलब हर चीज़ जो है वो उस डिवाइन की मैनिफेस्टेशन है, कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है। ये कहते थे कि भाई आप इंक्लूसिव रहो, यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी होती है, सबके साथ अच्छे से बात करो, ऑर्थोडॉक्सी बेकार चीज़ है। और बेसिकली कादरी सिलसिला से ही जो दारा शिकोह था, है ना, उसके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस दिखता है। दारा शिकोह जो है उसने तो ये कह दिया था कि इस्लाम में एक किताब है, इस्लाम में कहा जाता है एक किताब है जो कि छुपी हुई है, जो कि एक समय पे बाहर आएगी, और दारा शिकोह ने कहा था कि वो किताब उपनिषद से, ठीक है। तो ये किसकी वजह से? कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला। तो हमको क्या याद रखना है? आप कादरी कादरी सिलसिले को याद रख सकते हो, और आप चिश्ती सिलसिले को याद रख सकते हो। बाकी इफ़ यू वांट यू कैन रख सकते हो, ठीक है। नक्शबंदी तो याद हो ही जाएगा ना, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हमने चिश्ती सिलसिला देखा, उसके अंदर हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखा, और कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, बाबा फरीद एंड शेख निज़ामुद्दीन औलिया। एक भी याद हो गया, काम हो जाएगा अपना। लिबरल थे, दूसरा लिबरल था कादरी सिलसिला। तो कादरी भी कहते थे वजाहत अल वजूद, यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। इसी के साथ साथ ये कहते थे ऑर्थोडॉक्सी बेकार है, दारा शिकोह इससे इन्फ्लुएंस थे। चलिए आगे चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ भक्ति लिटरेचर ऑन इंडियन कल्चर। ठीक है, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो उन्होंने यूपीएससी का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। और फिर इसके बाद आगे क्या है? महाकुंभ मेला है, ठीक है, ये तो हो गया, तो वी कैन रियली स्किप दिस वन। चलिए, इम्पैक्ट ऑफ भक्ति लिटरेचर देखते हैं। भक्ति लिटरेचर विच फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड इन इंडिया होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन शेपिंग इंडियन कल्चर। कैसे? भक्ति लिटरेचर जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में कंपोज थी, तो उसने तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, बंगाली, मराठी इन सबको आगे बढ़ाया। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, वही सेम चीज़ की उनकी प्रोमिनेंस मिली। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि ये जो थी, इन्होंने ट्रांसेंड किया रिलीजियस बाउंड्रीज को। कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो कबीर जी हैं, कबीर के दोहों ने
हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी दोनों को चैलेंज किया, है ना? तो जो कबीर के फॉलोअर थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि रिलीजन की डेमोक्रेटाइजेशन होगी। भाई ये सब तो हमने नहीं बोला था, बड़ी खुशी हो रही है भाई, जो हम बोलते हैं वही, मतलब ऐसे कि भाई ये सब तो मैं बोल रहा था पिछले वीडियो में। फिर उसके बाद भक्ति मूवमेंट ने रिजेक्ट करा रिजिड कास्ट सिस्टम को एज सीन इन द वर्क्स ऑफ रविदास, जहाँ पे वो बेसिकली लो कास्ट के पोएट सेंट थे, है ना? मेरा ख्याल है रविदास ने कहा है कि मन चंगा कठौती में गंगा। कठौती बेसिकली लेदर का एक वो होता है, क्या कहते हैं, लेदर का मतलब जैसे लेदर आप समझते हो ना किससे बनता है, काऊ की स्किन से बनता है। तो उस कठौती में गंगा का, वो कह रहे हैं कि कठौती में आप पानी ऐसे ही पिएंगे ना ये लोग तो, या फिर उसी में कुछ काम करेंगे, पानी को स्टोर करेंगे, पहले लेदर में ही तो स्टोर करते थे, है ना? ये सब। तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि मन चंगा तो कठौती में भी गंगा, है ना? ऐसे बोलते थे। आगे देखते हैं। मोर ओवर भक्ति लिटरेचर हैड प्रोफाउंड, नाउ यू नो कि भाई मेरे मेरे बिलीव्स कहाँ पे हैं, है ना? आई ऑलवेज कि मैं यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ कि अब ये अपना बढ़िया है भाई, है ना? मेरे को ये जो सूफी सूफी और आई वुड से भक्ति के जो सेंट्स हैं ना, मेरे को यही जमते हैं, है ना? मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है, बचपन से यही करते आ रहे हैं, घर में भी यही चलता आ रहा है। लाइक इफ़ यू कम टू माई हाउस, अच्छा ठीक है, कि क्यों बताना है घर की बातें, मतलब वैसे कि मेरे घर में आपको सारे भगवान मिल जाएंगे। तो भक्ति literature had profound influence on Indian classical music and performing arts. The devotional songs of saints like Tyagaraja and the Alvars became the basic of Carnatic music. तो ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे कह रहे हैं कि कास्ट को पहले तो कहा कि ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करा, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करा, और वर्नैकुलर में भी था, रिलीजन को डेमोक्रेटाइज करा, मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुंची, जो रिजिड कास्ट सिस्टम थे उनको भी ब्रेक करा, और बेसिकली कर्नाटिक म्यूजिक जो था वो यहीं से निकलता है। भजन हो गए, कीर्तन हो गए, है ना? ये सारे के सारे यहाँ पे प्रोमिनेंस में आए। मैं लिखूंगा नए टूल्स भी बने, से खड़ताल करके था, है ना? खड़ताल, रबाब, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये मतलब स्पिरिचुअलिटी में इंस्ट्रूमेंट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सूफी मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या था, ये कह रहे हैं कि लिबरल आउटलुक थी और यूनिटी ऑफ बीइंग। तो यहाँ पे हमने देखा ना अभी अभी कादरी ऑर्डर में देखा था वजाहत अल वजूद, तो वही यहाँ पे लिखा है वजाहत अल वजूद। तो ये बेसिकली ये डॉक्ट्रिन जो थी ये काफ़ी पॉपुलर हुई भारत के अंदर। बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंडियन ट्रेडिशन के साथ इन्होंने आइडियाज़ एक्सचेंज हुए। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि जो वुमेन की स्टेटस था सूफिज़्म के आने के बाद भारत में इम्प्रूव हुआ, राइट? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सूफीज हैड डीप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जैसे कि इन लोगों ने ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें ऑस्टेरिटी को प्रैक्टिस करते थे, योगी प्रैक्टिस करते हैं वैसे ये लोग करते थे। नोटेबली द हठ योगा ट्रीटीज ऑफ ट्रीटीज अमृता कुंड वॉज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक एंड पर्शियन। तो ठीक है, हम कह देंगे ना कि हठ योगा ने सूफिज्म को इन्फ्लुएंस करा है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तो ये तो है ही, हम कहेंगे कि सूफिज्म और भक्ति के कन्फ्लुएंस पे सिखिज्म का जन्म हुआ। क्या यहाँ पे लिखा है कहीं पे? भाई ये हमारा पॉइंट है। बढ़िया। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, ये तो था ही। तो यहाँ पे देखो सूफीज वर फार मोर इंक्लूसिव, ट्रीटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सूफिज्म एम्फेसाइज्ड इक्वालिटी ऑफ ब्रदरहुड पर्टिकुलरली इन कॉन्ट्रास्ट टू उलेमा। तो जो इस्लामिक उलेमा होते थे वो कहते थे ऐसी बात नहीं है ना? असली रास्ता अल्लाह का जो है वो इस्लाम के पास ही है। ये कहते थे अबे सब सही बोल रहे हैं, तुम चुप रहो, है ना? तो इसलिए सूफीज जो है उनकी ज़्यादा ज़्यादा फेमस है। अगर आप देखोगे तो मस्जिद में, मतलब ऐसे सिखों में से, मतलब मस्जिद में शायद मैं भी कभी नहीं गया, है ना? मैं भी कभी मस्जिद में नहीं गया, लेकिन अगर मैं दिल्ली जाऊँगा तो निज़ामुद्दीन औलिया देख कर आएँगे भाई, है ना? कि मतलब क्या होता है, कैसा होता है ना? वैसे करके। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी थे, जैसे कि बाबा फरीद, वो ही वाज़ अ प्रोपोनेंट राइटर ऑफ पंजाबी। फिर इसी के साथ-साथ सैयद गेज़ू दराज़, इन्होंने दक्खनी हिंदी में लिखा, टेंशन नहीं लेनी, चिल करो, इतना कोई वो नहीं है। आप बस एक आधे याद कर लो, हो गया। आमिर खुसरो एंड एवोल्यूशन ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स एंड पोएट्स ऑफ सूफी ट्रेडिशन वाज आमिर खुसरो, अ डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। Khusro was deeply proud of his Indian heritage and integrated it into his works. He blended Persian and Indian cultural elements, writing verses in Hindi and adapting Persian meters. ठीक है, और ठीक है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट, इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मतलब बाबा फरीद का नाम याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना? इन इन सब के नाम अगर याद रहेंगे
तो मतलब थोड़ा-सा एक फ्लो बैठता है ना? बस आप वो जो ऊपर था ना कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, टॉलरेंस की पॉलिसी, ह्यूमैनिटी, फिर उसके साथ-साथ पॉवर्टी में रहना या ह्यूमिलिटी के साथ रहना, है ना? और इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को भी चैलेंज करना, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसी के साथ-साथ ये कह रहे हैं कि इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स भी लेकर आए, है ना? ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम में आप जाओगे ना खुसरो-मुसरो घन-घन कुछ याद नहीं रहेगा। ये सब दिमाग में नहीं आता भाई। आपको क्या करना होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। आपको जब एग्ज़ाम में आप आंसर लिख देते हो, फिर खुद से पूछो क्या मैंने कीवर्ड ड्रॉप करे? अगर आंसर इज़ येस, क्या मैंने आंसर जो पूछा है वही लिखा है? इफ द आंसर इज़ येस, आगे बढ़ जाओ। हो गया। जैसे सोशल रिफॉर्म्स देखते हैं, सूफी सेंट्स लाइक देयर भक्ति काउंटरपार्ट वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सोशल रिफॉर्म्स। देयर मैसेज ऑफ लव, ह्यूमिलिटी, ब्रदरहुड aimed at eroding caste distinctions and bridging religious divides. By promoting inclusivity and universal love, the Sufis encouraged harmonious coexistence among diverse communities in India. बढ़िया है ना? तो बस यही चीज़ आपको लिख देनी है एग्ज़ाम में भी, है ना? इसी के साथ आप ये लिख दोगे कि सूफ़िज़्म एंड भक्ति, इन दोनों के कन्फ्लुएंस का ही एक वंडरफुल प्रोडक्ट है सिखिज़्म। सिखिज़्म में अगर आप देखोगे तो सूफ़िज़्म जैसे भी हैं, मतलब सूफ़ी वो तराने वा मतलब सूफ़ी मतलब भक्ति और सूफ़िज़्म दोनों से इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब इसका तो नाम ही आप देख लो ना, वाह गुरु, तो वाह जो है वो इस्लामिक वर्ड है, गुरु जो है वो हिंदी हिंदी शब्द है। चलिए, महाकुंभ लिविंग हेरिटेज देख लें क्या? चलो देख लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि महाकुंभ हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स एट प्रयागराज इज द लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग। ठीक है, यूनेस्को ने इसे इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का एक दर्जा भी दिया हुआ है। इट इज़ द लिविंग सिंबल ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। बिल्कुल भाई, कहते हैं कि महाकुंभ को हर्षा ने स्टार्ट करा था। ठीक है, अंग्रेज आ गए इस्लामिक इन्वेडर आ गए, कट्टरपंथी जो भी आ गए, अपना तो चलता आ रहा है ना? तो ये दिखाता है कि मतलब हमारी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी कितनी स्ट्रांग है। पहले मुस्लिम रूलर्स ने भी कोशिश की कि इंडिया के अंदर इस्लाम पूरा फैला दें, है ना? तो लेकिन नहीं कर पाए, है ना? नहीं कर पाए। इन फिर अंग्रेज आए, वो भी मुँह की खा के बैठ गए 1858 के बाद, है ना? तो वही है कि कुछ ऐसा है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है दुश्मन दुश्मन रहा है ज़मान दुश्मन रहा है सदियों से दौरे जहाँ हमारा। चलिए, माइथोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रूटेड इन समुद्र मंथन मिथ। मिथ नहीं है, अरे क्या लिख रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्रॉप ऑफ अमृत जो थे वो 4 जगहों पे गिरे जब समुद्र मंथन हुआ। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो जब आप होली बात लेते हो संगम पे, तो आप ये कहते हैं कि वो जो अमृत है वो आपके शरीर से टच करता है और आपको मोक्ष, लिबरेशन, आपके कर्म करते हैं जो आपने गलत कर्म किए। तो लोग तो आजकल कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इसीलिए आप तो आजकल आप देखोगे भीड़ भी ज़्यादा है, क्योंकि देयर इज एनजाइटी, है ना? मतलब मैं जैसे जैसे कहते हैं कि जो इंसान धार्मिक होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब जो फेथ रख सकता है, जो ब्लाइंड फेथ गॉड पे रख सकता है, वो बहुत स्टेबल, बहुत सेंसिबल रहता है अपने जीवन में, काफ़ी शांति से उसका जीवन कटता है। फिर जो कुछ मेरे जैसे होते हैं, फिर हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, फिलोसफी, ये सब करना पड़ जाता है अपने आप को शांत रखने के लिए, है ना? सिंबलाइजेस साइक्लिकल रिन्यूअल ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग एंड यूनिवर्सल कनेक्शन। अगर धर्म आपको बचपन में ना पकड़े, बड़े होके नहीं पकड़ सकता। इसलिए कहते हैं कि माँ जो होती है वो सबसे बड़ी रिक्रूटर होती है रिलीजन की, कि माँ ही तो सबसे पहले धर्म सिखाती है। ठीक है, और ऐसे मतलब सोशोलॉजी में कहते हैं कि मदर जो होती है वो लार्जेस्ट रिक्रूटर है रिलीजन की, और रिलीजन ने उसी को सबसे ज़्यादा ऑपरेस किया हुआ है। ये सोशियोलॉजी में लिखना है, इधर नहीं लिखना। कल्चरल एंड सोशल डायमेंशंस, अ गैदरिंग ऑफ सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, मतलब विजिबिलिटी ऑफ दलित सेंट्स, वुमेन सीयर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड रीजनल सेक्ट्स प्रमोट सोशल इंक्लूसिविटी। तो हम ये कहेंगे कि ये इंडिया की यूनिटी का प्रतीक है। मैं तो ऐसे लिखता है इसको कि आपको दलित सेंट भी मिल जाएंगे, विमेन सीयर्स भी मिल जाएंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज भी मिल जाएंगे, और रीजनल सेक्ट्स के साथ साथ मैंने देखा ना कि वो किन्नर अखाड़ा करके कुछ भी होता है ना, मैंने वो भी देखे थे कि वो भी आ रहे थे किन्नर्स, है ना? तो वो आप लिख सकते हो। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि रिनंसिएंट प्लस जो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनका यहाँ पे भी संगम होता है। चलिए, इट इज़ ओपन टू ऑल। आपकी कोई भी जाति हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी रीजन से आते हो, तो ये बेसिकली दिखाता है इंडिया के लास्टिंग एगैलिटेरियन स्पिरिचुअल ईथोस को। हाँ भाई, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ भाई, ये क्या मतलब, ये क्या था? ठीक है, गवर्नेंस में कह रहे हैं कि लार्जेस्ट टेम्पररी सिटी बनी थी, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैनेजमेंट, ऐसे एआई क्राउड मॉनिटरिंग, जो कि भाई काफ़ी बुरी तरह से फेल हुआ।
इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है। कल्चरल डिप्लोमेसी है, क्योंकि बाहर-बाहर से लोग आते हैं भाई, सबकी बैंड बजी पड़ी है, हर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे को हेवन मिलेगा कि नहीं। हिंदू इन इस इंडिया हिंदुइज़्म कहती है आ जाओ डिप ले लो, तो फिर बाहर से विदेशी भी आते हैं। अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होती है। रिवर पॉल्यूशन होता है, जैसे फीकल कॉलीफॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वहाँ पे बहुत सारा हम मतलब पुष्पांजलि करते हैं ना, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का दिक्कत हो जाता है। जैसे लोग रहेंगे, मान लीजिए आई एम जस्ट सेइंग, लोग रहेंगे तो उनका जितना भी क्या कहते हैं, जो भी वो रिलीव करेंगे वो कहाँ जाएगा बताओ, स्टोर कहाँ करेंगे उसे। इको सेंसिटिव मेजर्स जैसे कि स्वच्छ कुंभ अभियान, इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल करना, पब्लिक अवेयरनेस। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए पब्लिक हेल्थ रिस्क है, वाटर ब्रोन डिजीजेस हैं, एनडीआरएफ उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ था, एंड ऑल दैट। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इट इट इज़ ओके, मतलब वही वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आई डोंट थिंक कि ये कुंभ से इतना रिलेट रिलेट करेगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, कि ये मॉडल है फॉर मैनेजिंग मेगा इवेंट्स इन इंडिया। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे हैं, है ना, वो ये उनको बेसिकली फर्दर करता है। ऐसी बातें ये कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया इन एक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि कुंभ में डिजिटली बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मतलब कोऑर्डिनेशन सेंटर था, एआई था, है ना, क्राउड मैनेजमेंट के लिए स्पीकर का इस्तेमाल करना, कैमराज का इस्तेमाल करना क्राउड को ट्रैक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये डिजिटल इंडिया इन एक्शन भी था। हो गया।